नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। इस खास वीकली शो में हम बात करते हैं माओवादियों से जुड़ी सप्ताह भर की गतिविधियों के बारे में। इसमें हम जानते हैं कि माओवादियों ने कहां कहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, कहां पर उनकी आतंकी वारदातें सामने आई और कहां पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में माओवादियों को मार गिराया। साथ ही सुरक्षा बलों के द्वारा किए जा रहे काउंटर नक्सल ऑपरेशंस, सरकार के द्वारा लाई जा रही नई नीतियाँ, इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद, माओवादी, आतंकवाद से जुड़ी तमाम वो खबरें जो इस सप्ताह भर में घटित हुई है, इस सप्ताह भर में हमारे सामने आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नक्सलनामा। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पे माओवादियों की आतंकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार, जो कि भूपेश गवर्नमेंट है, कांग्रेस सरकार है, वह तमाम तरह की दावे कर रही है कि उन्होंने माओवादियों को पीछे धकेल दिया है, माओवादी एक्टिविटीज़ में कमी आ रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि माओवादियों ने एक बार फिर अपनी तमाम आतंकी गतिविधियों को पूरे राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ा दिया है। 5 दिनों के भीतर ही माओवादियों ने 3 युवाओं की राज्य में हत्या कर दी है। बस्तर में 2 युवकों की और राजनांदगांव क्षेत्र में 1 युवक की माओवादियों ने हत्या की है। सबसे पहले माओवादियों ने बीते गुरुवार को राजनांदगांव क्षेत्र में एक युवक की हत्या की, उसका गला दबाकर, उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। उसके बाद माओवादियों ने नए वर्ष के पहले दिन ही बीजापुर में एक युवक की हत्या की है। बीजापुर में माओवादियों ने जिस युवक की हत्या की, उसके बारे में यह जानकारी भी आई कि वह व्यक्ति मानसिक रोगी था और मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के साथ साथ वह माओवादियों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। बावजूद इसके माओवादियों ने उस पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा माओवादियों ने इसके बाद जस्ट अगले दिन ही देर रात माफ़ कीजिएगा, भरी दोपहरी में कांकेर जिले में एक अन्य युवक की भी हत्या कर दी। माओवादी बीते 2-3 वर्षों से उस युवक को धमकी दे रहे थे, उस पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा रहे थे। साथ ही स्थिति यह थी कि वह युवक अपने गृह ग्राम को छोड़कर कोलई बेड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर जाकर रहने लग रहा था। उसने माओवादियों से भय होकर, उसका परिवार पूरा दूर हो चुका था, बावजूद उसके कांकेर के बीज बाजार में उसकी हत्या माओवादियों ने कर दी। उसके सिर पर माओवादियों ने गोली मारी और गोली मारने के बाद माओवादी वहां से फरार हो गए। 5 दिनों के भीतर राज्य में 3 युवाओं की हत्या स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रही है कि माओवादियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार माओवादियों को किसी भी तरह से रोकने में नाकाम हो रही है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, तमाम तरह के जो सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशंस हैं वो सब भी किसी भी तरह से माओवादियों के आतंकी गतिविधियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इन सब के बाद भी जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं, उन्होंने कुछ आंकड़े जारी करते हुए, कुछ जानकारी देते हुए यह बताया है कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों के ऊपर नकेल कसी जा रही है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि वर्ष 2021 में 499 माओवादियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस पूरे वर्ष के दौरान 533 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सब के अलावा डीजीपी ने यह भी जानकारी दी है कि वर्ष 2021 में 46 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इन सब के अलावा जो माओवादियों को खत्म करने के लिए या नक्सल क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाने के लिए जो तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ की जा रही है, उसकी जानकारी देते हुए डीजीपी ने यह भी बताया है कि राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में फोर्टिफाइड पुलिस थानों की स्थापना की जा रही है। पूरी तरह से किलेबंदी होगी, काफ़ी आधुनिक होगा यह पुलिस थाना और माओवादियों की पकड़ से दूर होगा। माओवादियों का प्रभाव जिस क्षेत्र में है, ऐसे स्थानों में लगभग 63 फोर्टिफाइड पुलिस थाने स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं पूरे राज्य में जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी तक 75 फोर्टिफाइड पुलिस थाने स्थापित किए जा चुके हैं।
इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है राज्य का, वहाँ 32 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए जा चुके हैं। इन नाइट लैंडिंग हेलीपैड में रात में भी हेलीकॉप्टर्स को उतारा जा सकता है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस के लिए इसकी जो ये व्यवस्था की जा रही है। इन 32 नाइट लैंडिंग हेलीपैड में से 14 अभी कार्य में शुरू हो चुके हैं। फोर्स इसमें अपने हेलीकॉप्टर उतारना शुरू कर चुकी है और कई ऑपरेशंस को इन हेलीपैड के माध्यम से अंजाम दिया जाएगा। डीजीपी अशोक जुनेजा ने जानकारी दी है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के इन संयुक्त प्रयास के साथ ये जो सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, ये जो नई नई रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं और नए ढांचे जो निर्मित किए जा रहे हैं, इसके माध्यम से माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल होगी। हालांकि प्रशासन तमाम तरह के दावे कर रहा है, लेकिन हमने देखा ही है कि 5 दिन के भीतर 3 युवकों की हत्या माओवादियों ने कर दी है। इन 3 युवकों की हत्या के बाद इनसे जुड़े तमाम क्षेत्रों में भय का माहौल है और लोग डर के कारण अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, इस विषय पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ में बीते सप्ताह माओवादियों ने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। इसमें से एक पुलिस के साथ एक बड़ी मुठभेड़ भी शामिल है। किस्टाराम क्षेत्र में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 5 माओवादी मारे गए हैं, साथ ही सुरक्षा बल का एक जवान भी बलिदान हुआ है। साथ ही राजधानी रायपुर से लगे गरियाबंद क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में माओवादी कोई मारे तो नहीं गए, लेकिन सुरक्षा बल का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। एसटीएफ फोर्स का वह जवान है जिसे गंभीर रूप से चोट आई है और उस जवान को रायपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है बेहतर उपचार के लिए। सुरक्षा बलों का दावा है कि माओवादी मुठभेड़ में जो माओवादी शामिल थे उनकी संख्या 15 से 20 के तकरीबन थी और जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी उड़ीसा सीमा की ओर भाग निकले हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में का दंतेवाड़ा जो जिला है, जहाँ पे घोर नक्सल प्रभावित माना जाता है, वहाँ पे जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है। लोन वर्राटू का अर्थ होता है घर वापस आइए। माओवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 6 माओवादियों में 2 इनामी माओवादी भी शामिल है, जिसमें एक महिला माओवादी भी है। इस लोन वर्राटू अभियान के तहत बीते 1.5 साल में काफ़ी बड़ी सफलता जिला पुलिस प्रशासन को मिली है। लगभग 350 से ज़्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और पूरे देश में किसी भी माओवाद प्रभावित जिले में 1.5 वर्ष के भीतर किसी अभियान को जो सबसे बड़ी सफलता मिली है वो लोन वर्राटू अभियान में देखने को मिली है। इन सब के अलावा जिस तरह से नारायणपुर से एक खबर सामने आई है, नारायणपुर जो घोर माओवाद प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, अबूझमाड़ उसी क्षेत्र में है, उसी जिले में है। वहाँ के एक गांव के निवासियों ने कलेक्टर से मुलाकात की है। गांव के निवासियों ने वो ऐसा गांव है जहाँ पर माओवाद का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। माओवादियों के डर से ग्रामीण बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अब ग्रामीणों ने माफ़ कीजिएगा, अब ग्रामीणों ने बाहर निकलकर कलेक्टर से मुलाकात की है। कलेक्टर से अपने गांव में कन्या आश्रम की मांग की है, साथ ही विकास कार्यों की भी मांग की है। जो नक्सली, जो माओवादी क्षेत्र में विद्यालयों और विकास कार्यों का विरोध करते हैं, उनके भय को दरकिनार करते हुए जब ग्रामीणों ने ऐसी बातें, ऐसी मांग कलेक्टर से की है, तो कलेक्टर ने भी उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ में जिस तरह से माओवादी एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ रही है, इसे लेकर बीएसएफ के डीजी और राज्य के डीजीपी ने एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में माओवाद अभियान को लेकर तमाम चर्चाएं की गई और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही हमें एक बड़ा ऑपरेशन माओवादियों के विरुद्ध देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक खबर यह भी सामने आई है कि
फोर्सेस जो लगातार सुरक्षा बलों के कैंप जो स्थापित किए जा रहे हैं, उससे एक नया कैंप स्थापित करने के लिए दुर्गा फाइटर्स की टीम, जो कि महिला कमांडोज की टीम है, उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है, बड़ी सहायता की है। और इस नए कैंप की शुरुआत होते ही नए वर्ष के पहले दिन ही एक बड़ी सफलता पुलिस बलों को, सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। दंतेवाड़ा में 44 माओवादियों ने साल के पहले दिन ही आत्मसमर्पण किया है। इन 44 माओवादियों में कुछ इनामी माओवादी भी शामिल हैं और पहले दिन ही इतनी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक और तमाम पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि जो क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण हैं, उन्होंने अपने बीच के लोग जो मुख्य धारा से भटक कर माओवादी आतंकी संगठन में शामिल हो गए थे या उसके लिए कार्य कर रहे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने समझाकर उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए प्रेरित किया। और फिर इन सभी लोगों ने, जो कुल 44 लोग थे, उन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों के समक्ष लाकर आत्मसमर्पण करवाया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने वहीं पुलिस कैंप में ही सभी आत्मसमर्पित माओवादियों और स्थानीय ग्रामीणों को भोजन कराया और उन्हें शासन की पुनर्वास नीति का लाभ देने की बात कही। इसके अलावा दंतेवाड़ा से ही एक और खबर यह सामने आई है कि दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं कि आगामी 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन जिले के 26 गांवों को माओवाद से मुक्त किया जाए। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इस प्रयास में लगे हैं कि 26 गांव नक्सल से मुक्त हो जाएं और वहां पर विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा कांकेर जिले में ही माओवादियों से जुड़ी एक खबर सामने आई है। माओवादी, जो कि वामपंथी विचार का ही एक उग्र रूप है, एक आतंकी स्वरूप है, और हमने हमेशा से यह देखा है कि वामपंथी विचार हिंदू विरोधी रहा है। भारत का जो धार्मिक संस्कृति है, भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति है और सामाजिक एकता है, उसे नष्ट करने में लगा रहा है। और इसी कड़ी को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वामपंथी आतंकवादियों ने कांकेर जिले में एक पोस्टर बैनर तैनात कर जो हिंदू समाज है, जो सनातन समाज है, उसे तोड़ने का प्रयास किया है। माओवादियों ने पोस्टर बैनर लगाकर कांकेर में कहा है कि जनजाति समाज हिंदू समाज से अलग है, हिंदू समाज में शामिल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने उकसाने वाला बैनर वहाँ पे लगाया है। हालांकि पुलिस ने इस बैनर को तत्काल अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस ने कहा है कि इस मामले पर छानबीन की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड में भी माओवादियों का उत्पात जारी है। माओवादियों ने पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा क्षेत्र में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नाइक पर भी हमला किया है। भाजपा के पूर्व विधायक इस माओवादी आतंकी हमले में बाल बचे हैं, लेकिन उनके 2 बॉडीगार्ड, जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको माओवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के पूर्व विधायक अपने गृह ग्राम के समीप ही एक मैदान में फुटबॉल मैच देखने पहुंचे थे। इसी दौरान माओवादियों को उनकी उपस्थिति की जानकारी मिली, जिसके बाद माओवादियों ने बड़ी संख्या में, ऐसी जानकारी मिल रही है कि लगभग 100 के करीब माओवादी वहां पर हमला करने पहुंचे थे। जब तक माओवादियों के हाथ में पूर्व भाजपा विधायक लगते, तब तक उनके एक सिक्योरिटी गार्ड ने पहले से ही इस परिस्थिति को भांपकर सोनुआ थाने तक उन्हें सुरक्षित पहुंचा दिया, लेकिन उनके 2 अन्य सिक्योरिटी गार्ड माओवादियों का शिकार बन गए। माओवादियों ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अभी तक एक सिक्योरिटी गार्ड का शव बरामद किया जा चुका है। एक सिक्योरिटी गार्ड की तलाश जारी है। इस हमले के बाद यह समझा जा रहा है कि झारखंड में माओवादियों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और झारखंड की हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन सरकार माओवादियों के आतंक को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो राज्य में सत्ताधारी दल है, उसके विपक्षी पार्टी के नेताओं को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह झारखंड में विपक्षी पार्टी के नेता को निशाना बनाया गया, इसी तरह कुछ छत्तीसगढ़ में भी बस्तर क्षेत्र, जो माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पूरे बस्तर संभाग के एकमात्र भाजपा विधायक भीमा मंडावी की माओवादियों ने
बीते वर्ष लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के दौरान उनकी हत्या कर दी थी। कुछ ऐसी ही स्थिति झारखंड में भी पैदा की जा रही है। लगातार विपक्षी जो पार्टी के नेता हैं उन्हें माओवादियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इन सारी गतिविधियों के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका जताई जा रही है। इन सब के अलावा झारखंड में जिस तरह से जो माओवादी अभियान है, माओवादी विरोधी अभियान है, उसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें यह जानकारी सामने आई है कि वर्ष 2021 में 443 माओवादी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, अर्थात पुलिस ने 443 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक आंकड़े यह भी सामने आए हैं, यह आंकड़े भी सामने आए हैं कि पूरे राज्य में जो इनामी माओवादी हैं उनकी संख्या घटकर अब 113 तक आ पहुंची है। पहले यह संख्या 150 से अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे जो इनामी माओवादी हैं उनकी गिरफ्तारी और मुठभेड़ में मारे जाने के बाद यह संख्या अब 113 तक सीमित हो चुकी है। सुरक्षा बल के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और माओवादियों की जो इनामी माओवादियों की जो संख्या है उसमें और कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और यदि कोई माओवादी आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी और पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की संभावना भी बढ़ चुकी है। इन सब के अलावा झारखंड के तमाम क्षेत्रों में, साथ ही बिहार के, उत्तर प्रदेश और बंगाल के तमाम क्षेत्रों में एनआईए ने छापेमारी की है। इस छापेमारी को जो झारखंड और बिहार में माओवादियों को हथियार आपूर्ति के मामले के कनेक्शन को लेकर देखा जा रहा है। इस मामले में एनआईए ने बिहार के सोनपुर क्षेत्र में जो एक पूर्व बीएसएफ सेवानिवृत्त कर्मी है उसके घर भी छापेमारी की है एनआईए ने। इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई जांच में खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटी जानकारी बीते सप्ताह सामने आई थी कि बिहार के दानापुर क्षेत्र से झारखंड और बिहार के माओवादियों को हथियारों की सप्लाई की जाती है। इस मामले को लेकर एनआईए की जांच लगातार तेजी से चल रही है और जल्द ही हमें कई अहम जानकारियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई को हथियार पहुंचाने वाले एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। साथ ही खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के एक एरिया कमांडर समेत 5 अन्य माओवादियों को भी गिरफ्तार किया है। खूंटी पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों का कहना है कि यह पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जिसमें पीएलएफआई के माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के अलावा चतरा में अब सुरक्षा बल जो पुलिस है वो माओवादियों के तरीके से ही मात देने की योजना बना रही है। चतरा पुलिस ने कुछ एक्शंस भी ग्राउंड पे लिए हैं, जिसमें सबसे पहले माओवादियों के पोस्टरबाजी का तोड़ चतरा पुलिस ने निकाला है। दरअसल माओवादी पोस्टरबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करते हैं। इसका तोड़ निकालते हुए अब चतरा की पुलिस ने माओवादियों के विरुद्ध ही अपनी पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। पुलिस ने जगह जगह इनामी माओवादियों के नाम के साथ उनके पोस्टर लगाए हैं। साथ ही पोस्टर में माओवादियों के ऊपर घोषित इनामी राशि का जिक्र भी किया है। इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों, स्थानीय जो निवासी हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उनसे अपील की है कि किसी भी इनामी माओवादी के बारे में जानकारी मिलने पर उन्हें सूचना दी जाए और जो भी सूचना देने वाला व्यक्ति होगा उसकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा और इनामी राशि भी उसे दी जाएगी। पुलिस की इस अपील के बाद बड़ी संख्या में क्षेत्र में इनामी माओवादियों की पहचान उजागर होने और उनके बारे में जानकारी सामने आने की बात की जा रही है। इसके अलावा सिमडेगा क्षेत्र से खबर आई है कि क्षेत्र में एक पूर्व माओवादी जो जंगल के अंदर लकड़ियों की तस्करी करने का काम करता था, उसे बार बार क्षेत्र के ग्रामीण समझा रहे थे कि वो ऐसा कार्य ना करे और अंततः आक्रोशित ग्रामीणों ने उस पूर्व माओवादी को मार डाला है। मिली जानकारी के अनुसार उसकी हत्या क्षेत्र के ग्रामीणों ने कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को स्थानीय ग्रामीणों ने आग लगा दिया है। झारखंड के अलावा बिहार से भी एक खबर सामने आई है। बिहार से भी माओवादियों से जुड़े कुछ ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और 2 माओवादियों की संपत्ति को जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के माओवादी आतंकी राम बाबू और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। इसके अलावा बिहार के ही माओवादी दिलीप सहनी उर्फ नितेश की 27 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को
ईडी ने जब्त किया है। इसके अलावा माओवादियों की गतिविधियां उड़ीसा, बिहार, झारखंड के अलावा जिस तरह से उड़ीसा में देखने को मिलती है, वहां पर भी सुरक्षा बलों को एक सफलता हाथ लगी है। मलकानगिरी के क्षेत्र में माओवादियों ने का जो एक विस्फोटकों का जखीरा था, उसे सुरक्षा बलों ने जब्त किया है और सुरक्षा बलों का कहना है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इन विस्फोटकों को छुपा कर रखा था। इन विस्फोटकों के सामने आने के बाद यह बात सुरक्षा बलों ने कही है कि सुरक्षा बलों पर एक बड़ा हमला टल गया है। इन सारे माओवाद प्रभावित राज्यों के अलावा जिस तरह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में बीते माह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 27 माओवादी आतंकी मारे गए थे, उसके बाद पूरे क्षेत्र में माओवादियों की कमर टूटती नजर आ रही है। इसके अलावा इस मुठभेड़ में 50 लाख रुपए का इनामी माओवादी मिलिंद तेलतुंबड़े मारा गया था, जिसके बाद माओवादी पूरी तरह से इस क्षेत्र में बैकफुट पर आ चुके हैं। अब माओवादियों को दूसरे मोर्चे में भी मात देने के लिए सुरक्षा बलों ने एक नई तकनीक इजाद की है। माओवादी जिस तरह से क्षेत्र में भर्ती अभियान अपना चलाते हैं, छोटे बच्चों को, किशोरों को अपने संगठन में भर्ती करते हैं और उन्हें माओवाद की विचारधारा पोषित करते हैं। इसको लेकर अब सुरक्षा बलों ने एक नया अभियान शुरू किया है। गढ़चिरौली पुलिस ने एक कॉमिक्स जारी की है, कॉमिक्स बुक जारी की है, जिसके माध्यम से अब क्षेत्र के बच्चों और किशोरों को जागरूक किया जाएगा। माओवादी आतंकी जो संगठन है उसके बारे में जन जागरण फैलाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली पुलिस जो डिपार्टमेंट है वह प्रत्येक 15 दिन के भीतर इस कॉमिक्स को रिलीज करेगा और क्षेत्र के तमाम विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और बच्चों से जुड़े क्षेत्र जो सेंटर्स हैं वहाँ पर यह कॉमिक्स उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के स्थानीय बोली भाषाओं को ध्यान में रखते हुए इस कॉमिक्स को इंग्लिश, मराठी और के अलावा गोंडी भाषा में भी सामने लाया जा रहा है। यह कॉमिक्स हिंदी भाषा में नहीं है। इस कॉमिक्स के सामने आने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि माओवादियों का जो क्षेत्र में भर्ती अभियान चलता है उस पर किसी हद तक लगाम लगेगी। इसके अलावा तेलंगाना का जो कोठागुडेम, भद्राद्री कोठागुडेम जो जिला है, वहाँ से भी वर्ष 2021 के माओवादी अभियान को लेकर कुछ आंकड़े सामने आए हैं। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में कुल 119 माओवादियों ने क्षेत्र में आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा 62 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। यह थी इस सप्ताह भर की माओवादी आतंकी घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी। उनसे माओवादियों से जुड़े तमाम खबरें, उनसे जुड़े तमाम वो गतिविधियां जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। माओवाद, आतंकवाद हमारे देश की एक ऐसी समस्या है जिससे निपटना, जिससे सुलझाना और जिसे खत्म करना हम सब की जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से इसमें लगा हुआ है। देश की सरकार माओवाद, आतंकवाद को खत्म करने में लगी हुई है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इस विषय पर अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता बनाए रखें और अधिक से अधिक लोगों को इस समस्या, इस आतंकवाद के बारे में जागरूक करें। द नैरेटिव के तमाम खबरों को पढ़ने के लिए आप द नैरेटिव की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। माओवाद, आतंकवाद से जुड़ी तमाम खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप द नैरेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट thenarrativeworld.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें तमाम जो सोशल मीडिया हैं उसमें हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।